Hello everyone, welcome back to Study Civils with Anjali. Do subscribe to this channel. आज हम डिस्कस करने वाले हैं इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल के सबसे एक्साइटिंग और इंस्पायरिंग चैप्टर में से एक फर्स्ट फेज़ ऑफ रिवॉल्यूशनरी एक्टिविटीज़ के बारे में. ओके, इसको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे. मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहती हूँ कि अगर आप सालों तक पीसफुली अपनी डिमांड रखते रहो, है ना, पिटीशन भेजते रहो और सामने वाला कुछ भी ना सुने, तो आप क्या करोगे? शायद एक पॉइंट के बाद आप कहोगे कि अब बस कुछ स्ट्रॉन्ग एक्शन लेना पड़ेगा, है ना. एग्जैक्टली यही फीलिंग उस समय के इंडियन यूथ के अंदर थी और इसी फ्रस्ट्रेशन से रिवॉल्यूशनरी मूवमेंट का जन्म हुआ. सबसे पहले समझते हैं मीनिंग रिवॉल्यूशनरी टेररिज्म. यानी रिवॉल्यूशनरी बिलीव करते थे कि फ्रीडम भीख मांगने से नहीं मिलेगी, उसके लिए स्ट्रगल और सेक्रीफाइस करना पड़ेगा. उनका ऑब्जेक्टिव था कि ब्रिटिश रूल को चैलेंज करना और कंप्लीट इंडिपेंडेंस के लिए आर्म स्ट्रगल करना. ये लोग टेररिस्ट नहीं थे इन टुडेज सेंस. ओके, उनका टारगेट ना आम लोग नहीं था, उनका टारगेट ब्रिटिश ऑफिशियल्स और कॉलोनियल सिस्टम था. एक एग्जांपल सोचिए कि स्कूल में एक अनफेयर रूल बना दिया जाए. आप पहले पोलाइटली कंप्लेन करते थे, कोई एक्शन नहीं होता था, फिर स्टूडेंट प्रोटेस्ट करने लगते हैं. तो इस तरह ना पीसफुली पॉलिटिक्स से डिसअपॉइंटेड यूथ रिवॉल्यूशनरी पाथ पर चले गए, है ना. अब आता है कि क्यों रिवॉल्यूशनरी एक्टिविटी इमर्ज हुआ. रीज़न क्या था? सबसे पहला था फेल्योर ऑफ मॉडरेट्स. 20 साल तक पिटीशन, प्रेयर और रिजोल्यूशन, लेकिन स्वराज मिला नहीं. क्या स्वराज मिला? बिल्कुल नहीं. तो यूथ ने सोचा कि सिर्फ पिटीशन से तो ब्रिटिश नहीं मानने वाला. दूसरा था ब्रिटिश का रिप्रेशन, यानी पार्टीशन ऑफ बंगाल, रेशियल डिस्क्रिमिनेशन, प्रेस को रेस्ट्रिक्ट करना, अरेस्ट करना, सब ने ना गुस्सा और बढ़ा दिया था. थर्ड है इन्फ्लुएंस ऑफ स्वदेशी मूवमेंट. स्वदेशी ने ना यूथ को ना कॉन्फिडेंस दिया कि ब्रिटिश को चैलेंज किया जा सकता है. फोर्थ है इंटरनेशनल इंस्पिरेशन. जैसे हमने देखा कि इटली में वॉर हुई थी, आयरलैंड, रशिया के साथ जो जापान का हुआ था, इन कंट्रीज़ के रिवॉल्यूशनरी मूवमेंट ने इंडिया को इंस्पायर किया. फिफ्थ है सेल्फ रिस्पेक्ट एंड नेशनल प्राइड. यंग इंडियन कहने लगे कि हम अपनी फ्रीडम खुद लेने होंगे, हमें खुद लेना है ना. इन्होंने क्या मेथड्स अडॉप्ट किए? मेथड्स अडॉप्टेड बाय रिवॉल्यूशनरी. क्वेश्चन आता है कि इन्होंने क्या मेथड यूज़ किया. सीक्रेट सोसाइटी बनाया, है ना, बॉम्ब्स और वेपन कलेक्ट किए, रिवॉल्यूशनरी लिटरेचर पब्लिश किया, ब्रिटिश ऑफिशियल को टारगेट किए, फिज़िकल ट्रेनिंग और जो है ना ऐसी बहुत सारी चीज़ें जो है इस्टेब्लिश किया. इम्पॉर्टेंट ये है कि ये मास मूवमेंट नहीं था, लेकिन ना इसे ब्रिटिश के अंदर फियर क्रिएट कर दिया. अब बात करते हैं कि बंगाल क्रैडल ऑफ रिवॉल्यूशनरी एक्टिविटीज़, इसके बारे में बात कर लेते हैं. ठीक है. सबसे ज़्यादा रिवॉल्यूशनरी एक्टिविटीज़ कहाँ हुई? बंगाल में हुई. ठीक है. क्यों? क्योंकि पार्टीशन ऑफ बंगाल ने ना लोगों के ना इमोशन को डीपली हर्ट किया और इसीलिए बंगाल रिवॉल्यूशनरी नेशनलिज्म का कह सकते हो एक सेंटर बना. ठीक है. अब इसमें बात करते हैं अनुशीलन समिति, जो किसने स्टार्ट किया? सतीश चंद्र बोस ने. स्प्रेड किया पुलिन बिहारी दास ने. ये सिर्फ ना पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन नहीं थी, ये यूथ को फिजिकली और मेंटली प्रिपेयर कर रही थी. लाठी ट्रेनिंग, स्वर्ड्स प्रैक्टिस, फायर आर्म्स ट्रेनिंग. एक एग्जांपल हो, जैसे आज एनसीसी डिसिप्लिन और ट्रेनिंग देती है ना, वैसा ही कुछ ऑर्गेनाइजेशन इस यूथ को प्रिपेयर कर रहा था. ऑब्वियसली सेम मोटो तो नहीं है दोनों का, बट फिर भी. जुगांतर की बात कर लें तो जुगांतर का मतलब है न्यू एरा. ओके. ये था बरिंदर घोष और उन्होंने इनका फाउंडेशन रखा. इसका न्यूज़पेपर भी बहुत फेमस हुआ और ये ओपनली ना रिवॉल्यूशनरी स्ट्रगल की बात करते थे. बरिंदर घोष और अरविंद घोष के बारे में अगर हम बात कर लें तो बरिंदर घोष ना ऑर्गेनाइजेशन के चीफ ऑर्गेनाइज़र थे. अरविंदो घोष मूवमेंट की आइडियोलॉजिकल गाइड थे. उन्होंने अपनी राइटिंग के थ्रू यूथ को इंस्पायर किया. उनका मैसेज सिंपल था कि पॉलिटिकल फ्रीडम इज़ एसेंशियल फॉर नेशनल डिग्निटी. मुजफ्फरपुर बॉम्ब केस के बारे में बात कर ले, 1908 में हुआ था. तो खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी ने जज किंग्सफोर्ड को टारगेट किया, लेकिन अनफॉर्चुनेटली गलती से 2 ब्रिटिश वुमेन की डेथ हो गई. प्रफुल्ल चाकी ने अरेस्ट से बचने के लिए सुसाइड कर लिया. बचने के लिए नहीं, बट उसको ये रिग्रेट था, आप ये कह सकते हो. उनको ये चीज़ लगा कि इनोसेंट का डेथ हुआ. खुदीराम बोस अरेस्ट हुए और सिर्फ 18 साल की एज में उन्होंने
मतलब उनको फांसी दे दी गई। सो थिंक अबाउट इट, 18 साल, जिस एज में स्टूडेंट कॉलेज ज्वाइन करते हैं, है ना। खुदीराम बोस अपनी लाइफ कंट्री के लिए सेक्रीफाइस कर रहे थे और इसलिए वो यूथ आइकन बन गए। अब बात करते हैं अलीपुर कॉन्स्पिरेसी केस। सो ब्रिटिश पॉलिसी ने मनिकताल गार्डन पर रेड किया, बॉम्ब, रिवॉल्वर्स और लिटरेचर सीज हुआ। बहुत सारे रिवॉल्यूशनरी अरेस्ट हुए। बरिंद्र घोष को पनिशमेंट मिली और अरविंदो घोष लेटर अक्विटेड हो गए। ये बंगाल का सबसे फेमस कॉन्स्पिरेसी केस है। कुछ अदर रिवॉल्यूशनरी इवेंट की बात करें तो ब्रिटिश ऑफिशियल्स पर अटैक करना, बॉम्ब केस, डिकॉयटीज फॉर रेजिंग फंड्स, ये सब एक्टिविटी कंटिन्यूसली चलती रहती थी। ठीक है, अब हम बात करेंगे रिवॉल्यूशनरी एक्टिविटी महाराष्ट्र में। ठीक है, इसकी बात करते हैं तो इसमें आते हैं चापेकर ब्रदर्स। 3 भाई थे, दामोदर हरी चापेकर, बालकृष्ण हरी चापेकर, वासुदेव हरी चापेकर। 1897 में पुणे में प्लेग फैला। ब्रिटिश ऑफिसर ने डिजीज़ कंट्रोल के नाम पर लोगों के घरों में ज़बरदस्ती घुसना शुरू कर दिया। महिलाओं के साथ बदतमीज़ी, रिलीजियस सेंटिमेंट को डिसरेस्पेक्ट करना, लोग बहुत गुस्से हुए। एक एग्जाम्पल सोचिए कि अगर कोई अथॉरिटी आपके घर में बिना परमिशन घुस जाए, आपकी प्राइवेसी वायलेट करे तो कैसा फील होगा। एग्जैक्टली वही गुस्सा पुणे के लोगों में था और इसी गुस्से में ना चापेकर ब्रदर्स ने प्लेग कमिश्नर WC रैंड थे कि ना असैसिनेशन कर दी। बाद में तीनों पकड़े गए और उन्हें फांसी दे दी गई, लेकिन उन्होंने एक मैसेज दे दिया कि ब्रिटिश इनजस्टिस का जवाब दिया जा सकता है। फिर आता है मित्र मेला एंड अभिनव भारत। इसकी बात करें तो फाउंडर कौन थे? विनायक दामोदर सावरकर। 1899 में मित्र मेला, 1904 में इसका नाम बना अभिनव भारत। तो ये एक सीक्रेट रिवॉल्यूशनरी ऑर्गेनाइजेशन थी। इसका जो एम था ना, वो क्या था? कंप्लीट इंडिपेंडेंस थ्रू आर्म्ड स्ट्रगल। ब्रांचेस सिर्फ इंडिया में नहीं, लंदन तक फैल गई थी। इमेजिन कीजिए, उस ज़माने में बिना इंटरनेट, बिना मोबाइल और फिर भी रिवॉल्यूशनरी नेटवर्क इस लेवल तक पहुंच गया। अमेजिंग ना, राइट। अब बात करते हैं सावरकर के रोल के बारे में। सावरकर सिर्फ रिवॉल्यूशनरी नहीं थे, ये एक थिंकर भी थे। उन्होंने फेमस बुक लिखी थी द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857। ब्रिटिश इसे इतना डेंजरस मानते थे कि इस बुक को बैन कर दिया गया था। सावरकर कहते थे कि पॉलिटिकल फ्रीडम सेक्रीफाइस के बिना नहीं मिलती। उन्होंने यूथ को नेशनलिज्म और सेल्फ रिलायंस का मैसेज दिया, है ना। अब बात करते हैं रिवॉल्यूशनरी एक्टिविटी इन पंजाब। पंजाब भी ना रिवॉल्यूशनरी एक्टिविटीज़ के इम्पॉर्टेंट सेंटर बन गए थे। क्यों? बिकॉज ऑफ ब्रिटिश रिप्रेशन, इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन, कैनाल जो है ना, बहुत सारे फार्मर्स और यूथ दोनों गुस्से हो रहे थे। इसमें सबसे पहले हम बात करेंगे अजीत सिंह के बारे में। लाला लाजपत राय के क्लोज एसोसिएट थे। उन्होंने ना पीजेंट्स को ऑर्गेनाइज़ किया, ब्रिटिश लैंड पॉलिसी के अगेंस्ट एजिटेशन चलाया। न्यूज़पेपर था भारत माता। ब्रिटिश गवर्नमेंट उसने इतने डर गए थे कि उन्होंने जो है इनको बुर्मा डिपोर्ट कर दिया। फिर आते हैं सूफी अम्बा प्रसाद। कि इनकी बात करें तो ये पंजाब के रिवॉल्यूशनरी थे, गदर मूवमेंट से जुड़े थे और 1915 में ये अरेस्ट हुए और फिर शहीद हो गए। लाला हरदयाल की बात कर लें तो ये एक ब्रिलियंट स्कॉलर थे। 1911 में USA गए, वहाँ जाकर गदर मूवमेंट से जुड़े। उन्होंने इंडियन अब्रॉड को इंस्पायर किया और उनके मैसेज सिंपल थे कि इंडिया को कंप्लीट इंडिपेंडेंस चाहिए, है ना। अब कुछ रिवॉल्यूशनरी एक्टिविटी अब्रॉड की बात कर लेते हैं। इंडियन हाउस इन लंदन। सो रिवॉल्यूशनरी एक्टिविटी अब्रॉड क्या था? तो बेसिकली ना एक फ्रीडम स्ट्रगल सिर्फ इंडिया के अंदर नहीं चल रहा था, अब्रॉड में भी चल रहा था। फॉरेन कंट्री में भी जो इंडियंस थे ना, ब्रिटिश रूल के खिलाफ स्ट्रगल कर रहे थे। उसमें सबसे पहले हम बात करेंगे इंडियन हाउस इन लंदन। फाउंडर थे श्यामाजी कृष्ण वर्मा, 1905। ये एक हॉस्टल, लाइब्रेरी और मीटिंग प्लेस था, लेकिन असल में ये रिवॉल्यूशनरी के हेडक्वार्टर बन गए थे। उसके बाद आते हैं श्यामाजी कृष्ण वर्मा के बारे में बात करते हैं। तो स्कॉलरशिप देते थे ये, न्यूज़पेपर पब्लिश किए, द इंडियन सोशियोलॉजिस्ट। ब्रिटिश रूल के खिलाफ प्रोपेगेंडा चलाया। ठीक है। सावरकर, VD सावरकर इन लंदन, इनकी बात करें तो सावरकर इंडियन हाउस के लीडर बन गए। ठीक है।
यंग इंडियन को ट्रेन करते थे, रिवॉल्यूशनरी लिटरेचर डिस्ट्रीब्यूट करते थे। ठीक है, मदन लाल ढींगरा, इनकी बात करें तो ये इंजीनियरिंग के स्टूडेंट थे। 1909 में उन्होंने कर्जन विले का असैसिनेशन कर दिया। कोर्ट में उन्होंने कहा कि आई डिड इट फॉर माई कंट्री। उन्हें फांसी दी गई, लेकिन उनका जो ये सेक्रीफाइस था ना, रिवॉल्यूशनरी मूवमेंट का एक सिंबल बन गया। पेरिस एंड द जेनेवा सेंटर, इंडियन रिवॉल्यूशनरी ने यूरोप में सेंटर्स बनाए, लिटरेचर पब्लिश किया, फंड्स कलेक्ट किए, ब्रिटिश रूल के खिलाफ अवेयरनेस स्प्रेड किया। मैडम भीखाजी कामा की बात करें, इसमें ये भी आती हैं, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी थी। 1907 में जर्मनी के स्टुटगार्ट सोशलिस्ट कॉन्फ्रेंस में इंडियन फ्लैग को इन्होंने लहराया। सोचिए, जब इंडिया इंडिपेंडेंट भी नहीं था, तब दुनिया के सामने इंडियन फ्लैग लहराना कितनी पावरफुल सिंबलिज्म था और कितना इसके लिए जो है हिम्मत चाहिए होता। बर्लिन कमेटी की बात कर लेते हैं, तो वर्ल्ड वॉर फर्स्ट के टाइम ना जर्मनी में बनी। इसका एम था जर्मनी की हेल्प लेकर इंडिया को फ्री करना। फंड्स, आर्म्स और एजेंट्स इंडिया भेजने की प्लानिंग की गई, है ना। अब हम बात कर लेते हैं थोड़ा और आगे, जिसमें हम गदर मूवमेंट्स के बारे में बात करेंगे और कुछ रिवॉल्यूशनरी एक्टिविटीज़ के भी बारे में बात करेंगे। सबसे पहले गदर मूवमेंट। ओके, तो गदर का मतलब क्या है? गदर का मतलब है रिबेलियन और रिवॉल्यूशन। फॉर्मेशन हुआ था मार्च 1930 में, 13 प्लेस था सैन फ्रांसिस्को, यूएसए। फाउंडिंग लीडर कौन थे? लाला हरदयाल, सोहन सिंह भकना एंड करतार सिंह सराभा। ओके, एम क्या था? ब्रिटिश रूल को आर्म्ड रिवॉल्यूशन के थ्रू ख़त्म करना। ठीक है, न्यूज़पेपर गदर था, पंजाबी, हिंदी, उर्दू और इंग्लिश में ये पब्लिश होते थे। ये न्यूज़पेपर इंडियंस को बहुत इंस्पायर करते थे। अब वो उसमें लिखा होता था कि अब समय आ गया है ब्रिटिश रूल के खिलाफ उठ खड़े होने का। अब एक एग्जांपल लो, आज सोशल मीडिया अवेयरनेस स्प्रेड करता है, उस समय ना न्यूज़पेपर ही सोशल मीडिया था और गदर न्यूज़पेपर एक रिवॉल्यूशनरी कह सकते हो व्हाट्सएप ग्रुप की तरह काम कर रहा था। ठीक है, कोमागाता मारू इंसिडेंट्स की बात कर लेते हैं, ये क्या है? तो 1914 में ना कोमागाता मारू 376 इंडियन पैसेंजर जो है कनाडा गए, लेकिन ना उन्हें एंट्री नहीं दी गई क्योंकि इंडियंस के साथ रेशियल डिस्क्रिमिनेशन हो रहा था। शिप को वापस इंडिया भेज दिया गया। जब कोलकाता के जो है बज पोर्ट पर शिप पहुंची तो ब्रिटिश पुलिस ने फायरिंग कर दी, कई लोग मारे गए। ये इंसिडेंट इंडियंस के लिए एक बहुत बड़ा शॉक था। उन्होंने समझा कि ब्रिटिश एम्पायर इक्वालिटी की बात करते तो हैं, लेकिन इंडियंस के साथ बहुत बुरा करते हैं, डिस्क्रिमिनेट करते हैं, एक्सप्लॉइट करते हैं। इन्होंने आर्म्ड रिवोल्ट का प्लान बनाया। ओके, गदर लीडर्स इंडिया वापस आए। प्लान था 21 फरवरी 1915 को नेशन वाइड आर्म्ड रिवोल्ट करना, आर्मी यूनिट्स को इंस्पायर करना और रेलवे और टेलीग्राफ पर कंट्रोल लेना। लेकिन ब्रिटिश इंटेलिजेंस को प्लान का पता चल गया और डेट लीक हो गई, लीडर्स अरेस्ट हो गए, रिवोल्ट फेल हो गया। अब फेलियर ऑफ गदर मूवमेंट की बात कर लेते हैं। तो क्यों फेल हुआ? लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन, आर्म्स और फंड्स की कमी, ब्रिटिश रिप्रेशन हुआ और इन्फॉर्मर ने सीक्रेट प्लान लीक कर दिए। लेकिन फेलियर के बाद भी ना मूवमेंट का इम्पोर्टेंस बहुत बढ़ा रहा बहुत टाइम तक। ठीक है, अब इवोल्यूशन और इसके सिग्निफिकेंस की बात कर लें। ये फर्स्ट लार्ज स्केल अटेम्प्ट था आर्म्ड रिवॉल्यूशन का। इसमें ना पेट्रियोटिक फीलिंग को इंस्पायर किया, ब्रिटिश को दिखा दिया कि इंडियंस अब दुनिया के किसी भी कोने में हो फ्रीडम के लिए लड़ेंगे। ओके, अब हम बात कर लेते हैं रिवॉल्यूशनरी एक्टिविटीज़ ड्यूरिंग फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। क्वेश्चन आता है कि वर्ल्ड वॉर फर्स्ट ने रिवॉल्यूशनरीज़ को अपॉर्चुनिटी क्यों दी? क्योंकि ब्रिटिश एम्पायर वॉर में बिजी थे। रिवॉल्यूशनरी ने सोचा कि अब अटैक करने का परफेक्ट टाइम है। तो इंडो जर्मन कॉन्स्पिरेसी की बात करें तो जर्मनी और इंडिया ना रिवॉल्यूशनरी ने मिलकर ब्रिटिश रूल के अगेंस्ट प्लान बनाया। एम था कि इंडिया में आर्म्स भेजना और रिवोल्ट स्टार्ट करना। इनके प्रोविजन ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन काबुल एस्टैब्लिश्ड इन अफगानिस्तान। प्रेसिडेंट थे राजा महेंद्र प्रताप, प्राइम मिनिस्टर मौलाना बरकतुल्ला। ओके, इमेजिन कीजिए इंडिया अभी ना इंडिपेंडेंट भी नहीं है और रिवॉल्यूशनरी ने एग्जाइल में गवर्नमेंट बना दिया। ये कितना बोल्ड थिंकिंग था।
ठीक है। सो मिशन टू पर्सिया, टर्की एंड अफ़गानिस्तान, इसके बारे में समझते हैं। तो रिवॉल्यूशनरी सपोर्ट और वेपन ढूंढने निकले और ये प्रूव करता है कि फ्रीडम स्ट्रगल इंटरनेशनल लेवल तक पहुंच चुका था। सिंगापुर म्यूटनी हुआ 1915 में। सो इंडियन सोल्जर्स सोल्जर्स इन सिंगापुर रिवोल्टेड इंस्पायर्ड बाय रिवॉल्यूशनरी प्रोपेगेंडा। ब्रिटिश ने रिवोल्ट को क्रश कर दिया, बहुत से सोल्जर को एग्जीक्यूट कर दिया गया, तो इसको सिंगापुर म्यूटनी कहते हैं। फिर डिफेंड ऑफ इंडियन एक्ट 1915, ब्रिटिश गवर्नमेंट डर चुके थे और इसीलिए पास किया डिफेंस ऑफ इंडिया एक्ट। गवर्नमेंट को एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर मिल गई अरेस्ट करने का, डिटेंशन करने का एंड रिस्ट्रिक्शन ऑन स्पीचेस, प्रेस को सेंसरशिप करने का। बेसिकली कह सकते हो कि ब्रिटिश ने कहा कि किसी भी रिवॉल्यूशनरी एक्टिविटी को इमीडिएटली क्रश करो, है ना। अब आता है डिक्लाइन ऑफ रिवॉल्यूशन, इवैल्यूएशन एंड फाइनल रिवीजन, ठीक है। सो सवाल आता है कि मूवमेंट डिक्लाइन क्यों हुआ। फंड्स की कमी थी, आर्म्स की शॉर्टेज थे, लैक ऑफ यूनिटी था, ब्रिटिश रिप्रेशन चल रहे थे और इन्फॉर्मर और बिट्रेयल था, धोखेबाज बहुत ज़्यादा थे, ठीक है। मास सपोर्ट का एब्सेंस था। एक रिवॉल्यूशनरी मूवमेंट ना सिर्फ करेज से नहीं चलता, ऑर्गेनाइजेशन भी बहुत ज़रूरी है, पैसे भी बहुत ज़रूरी हैं। सो इसकी अचीवमेंट की बात कर लेते हैं। तो लेकिन इनके कंट्रीब्यूशन भी बहुत बड़े थे कि नेशनलिज्म को रिवाइव किया, ठीक है, कंप्लीट इंडिपेंडेंस के आइडिया को पॉपुलर बनाया, यूथ को इंस्पायर किया, ब्रिटिश के अंदर डर पैदा किया। फ्यूचर रिवॉल्यूशनरी जैसे भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद, सब इन मूवमेंट से इंस्पायर हुए। सो इनका लिमिटेशन तो हमने बात कर लिया कि वही है, लैक ऑफ प्रॉपर ऑर्गेनाइजेशन था, स्पिरिट जगाया नेशनलिज्म का, सेक्रीफाइस करने की बात क्या, ये सारी चीज़ें हुई, है ना। सो इफ़ यू कंक्लूड, एक लाइन में याद रखना कि रिवॉल्यूशनरीज इमीडिएट फ्रीडम नहीं ला पाए, लेकिन ना उन्होंने सेक्रीफाइस, करेज और कंप्लीट इंडिपेंडेंस की स्पिरिट को इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल का परमानेंट पार्ट बना दिया। सो वन लाइन फॉर एग्जाम्स यही है कि द रिवॉल्यूशनरी एक्टिविटीज़ ऑफ 1907 to 1917 failed militarily but succeeded in keeping alive the spirit of sacrifice, nationalism and complete independence. Okay, so ये था first phase of revolutionary activity. If you like this lecture, do subscribe to the channel. Till then, keep learning. Thank you so much.